हेलो बच्चों, मैं समीर सर अब सभी लोगों का वापस से स्वागत करता हूं आराध्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल के अंदर। नाउ ऑनवर्ड्स हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चैप्टर नंबर 6 ऑफ आवर करिकुलम विच इज़ थर्मोडायनेमिक्स। वी आर गोइंग टू स्टडी thermodynamics. So before we want to have the actual content of the thermodynamics chapter, let us have the brief idea about the term itself, that what do we mean by thermodynamics. So thermodynamics is combination of two words. The first word is thermo. The word thermo literally means heat, or you can say the energy, heat, or you can say the energy. Dynamics, as we all are knowing, means the movement. कोई भी चीज़ अगर स्टेशनरी हो, रुकी हुई हो, तो उसको स्टैटिक बोलते हैं। कोई चीज़ मूविंग हो तो उसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि ये ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर हम हीट का मूवमेंट समझते हैं, है ना। बट ये तो नाम के हिसाब से डेफिनेशन हो गई। एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो हम लिखेंगे कि इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with various forms of energy changes occurring during chemical reaction. अब इसको मैं समझाता हूँ आपको। occurring during a chemical reaction, केमिकल रिएक्शन के अंदर होने वाले चेंजेस ऑफ हीट को इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के अंदर स्टडी किया जाता है। सपोज करो कि हमारी एक केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसके अंदर ए जो है वो बी के साथ कंबाइन होकर के सी बना रहा है। तो बेसिकली क्या होगा इस रिएक्शन के अंदर, ए के कुछ बॉन्ड्स टूटेंगे, बी के कुछ बॉन्ड्स टूटेंगे, नए बॉन्ड्स बनेंगे जो आपको प्रोडक्ट सी के फॉर्म में मिलेंगे। तो कुछ बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत है, या जब बॉन्ड टूटेंगे तभी भी कोई ना कोई एनर्जी चेंज आएगा, जब नए बॉन्ड बनेंगे तभी भी एनर्जी चेंज आएगा। तो कहने का मतलब कि केमिकल रिएक्शन और एनर्जी चेंज हमेशा पैरेलली साइमल्टेनियसली ही चलते रहते हैं। तो इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी चेंजेस जो किसी भी रिएक्शन के अंदर होते हैं उसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्मोडायनेमिक्स। अब हम स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में समझते हैं कि भैया थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या क्या जानकारी देता है। स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स सबसे पहले तो हमें फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन के बारे में बताता है। नो डाउट ये चैप्टर जब आगे चलेगा तब ये टर्म्स आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, दैट इज वेदर द रिएक्शन विल टेक प्लेस और नॉट, ये रिएक्शन पॉसिबल है कि वो नहीं, वो हमें थर्मोडायनेमिक्स बताता है। दूसरा, इफ यस देन टू व्हाट एक्सटेंट, अगर रिएक्शन पॉसिबल है तो कितनी एक्सटेंट तक पॉसिबल है वो बताता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है डायरेक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो हमें थर्मोडायनेमिक्स जो है वो बता देता है।
डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा चैप्टर आगे चलेगा, फिर आपको समझ में आएगा। थर्मो का मतलब होता है हीट या एनर्जी, डायनेमिक्स का मतलब मूवमेंट। तो ये ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी चेंजेस को स्टडी करती है। कहाँ पर? केमिकल रिएक्शन के अंदर होने वाले, केमिकल रिएक्शन के अंदर होने वाले अलग अलग टाइप के एनर्जी चेंजेस को ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो है वो स्टडी करती है, उसको थर्मोडायनेमिक्स बोला जाता है। हमेशा ही केमिकल रिएक्शन और एनर्जी चेंजेस साथ साथ में चलते रहते हैं। तो जो भी एनर्जी चेंजेस इस रिएक्शन के अंदर होंगे या इसके जैसी n नंबर ऑफ रिएक्शंस के अंदर होंगे, उनके अंदर होने वाले एनर्जी चेंजेस को ये ब्रांच जो है वो स्टडी करने वाली है। स्कोप के बारे में बताया कि रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं वो बताएगा, अगर पॉसिबल है तो किस हद तक पॉसिबल है वो बताएगा, और कौन सी डायरेक्शन के अंदर केमिकल रिएक्शन होगी वो हमें थर्मोडायनेमिक्स की मदद से पता चल जाएगा। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, चलता हूँ आगे। अब थर्मोडायनेमिक्स का बहुत डिटेल में हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हमें समझने हैं। अगर हम उन टर्म्स को समझ लें तो थर्मोडायनेमिक्स का जो स्टडी है वो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। सम इम्पॉर्टेंट terms of thermodynamics। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखते हैं। तो पहला जो टर्म है वो है सिस्टम। पहला जो टर्म है वो है आपका सिस्टम। तो देखो ये जो सब कुछ दिख रहा है ना हमारे आसपास में वो यूनिवर्स है, बराबर। सपोज कर लो कि यहाँ पर मैं कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करा रहा हूँ। ये मेरा क्लोज्ड वेसल है और इस वेसल के अंदर मैं किसी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करा रहा हूँ। इस वेसल के अंदर मैं केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करा रहा हूँ, तो बाकी के यूनिवर्स से ये पार्ट थोड़ा सा अलग है। मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो इस पार्ट के ऊपर हो रहा है। तो सिस्टम मतलब ऐसा पार्ट ऑफ यूनिवर्स जो हमारे ऑब्जर्वेशन में है, जिसके ऊपर हम ऑब्जर्वेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। सपोज कर लो कि ये वेसल है, उसके अंदर मैं किसी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करा रहा हूँ, तो ये जो यूनिवर्स का पार्ट है वो मेरे ऑब्जर्वेशन में होगा और उसको सिस्टम बोला जाएगा। ठीक है, तो सिस्टम का डेफिनेशन क्या लिखेंगे? तो सिस्टम इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स under observation is known as system। जो यूनिवर्स का पार्ट है जिसके ऊपर हम लोग ऑब्जर्वेशंस परफॉर्म कर रहे हैं उसको सिस्टम बोला जाता है। अब हमारे पास बहुत अलग अलग टाइप के सिस्टम्स हैं। ऑल टुगेदर हमें 3 टाइप के सिस्टम्स पढ़ने हैं। तो हम टाइप्स ऑफ सिस्टम की बात करें तो टाइप्स ऑफ सिस्टम के अंदर पहला सिस्टम आपका आएगा ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, तो ओपन सिस्टम के अंदर क्या होगा? ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे सराउंडिंग के आसपास, देखो ये हमारा सिस्टम है ना, तो इसके आसपास की चीज़ों को सराउंडिंग बोलते हैं। तो ये जो है ओपन सिस्टम वो एक ऐसा सिस्टम है जो सराउंडिंग के आसपास मैटर और एनर्जी दोनों को ही एक्सचेंज कर सकता है। कंफ्यूज हो गए ना थोड़ा सा? चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मैंने गर्म चाय रखी है किसी कप के अंदर, तो ओवर द टाइम क्या होगा? वो ठंडी होती चली जाएगी। मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी चाय ने सराउंडिंग को रिलीज करी है, तभी उसका टेम्परेचर कम हुआ ना। साथ साथ में कुछ मास का भी एक्सचेंज होगा जो हमें विजिबल नहीं है लेकिन होगा। कुछ अमाउंट ऑफ जो लिक्विड है वो वेपराइज होकर के बाहर चला जाएगा। इससे भी बढ़िया एग्जांपल लेना है तो सपोज करो कि किसी ग्लास के अंदर आपने वार्म वाटर को भर के रखा है,
तो ओवर द टाइम क्या होगा, वो वार्म वाटर जो है वो कूल हो जाएगा, अपनी जो एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट है वो सराउंडिंग में रिलीज करके वो कूल हो जाएगा। तो एक बात तो पक्की हो गई कि यहाँ पर आपका एनर्जी का एक्सचेंज तो हुआ ही है। अब कुछ अमाउंट ऑफ हॉट वाटर जो है या वार्म वाटर जो है वो सराउंडिंग में इवापोरेट भी हो जाएगा। कहने का मतलब सराउंडिंग के साथ मैटर का भी एक्सचेंज हुआ है। तो ऐसे सिस्टम जिसके अंदर मैटर और एनर्जी दोनों ही एक्सचेंज हो सके उसको ओपन सिस्टम बोलते हैं। द सिस्टम विच कैन exchange the system which can exchange both energy and matter with surroundings is known as open system। उसको हम लोग ओपन सिस्टम के नाम से जानते हैं। जो दूसरा टाइप का आपका सिस्टम आएगा उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। तो क्लोज्ड सिस्टम में क्या होगा, आप जो वार्म वाटर वाला एग्जांपल लिए थे ना, उस वेसल के ऊपर ढक्कन लगा दो। तो अब क्या होगा, सिस्टम एनर्जी तो एक्सचेंज कर पाएगा, वो वार्म वाटर कोई इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वार्म नहीं रहेगा, वो ओवर द टाइम ठंडा होगा। तो सिस्टम सराउंडिंग के साथ एनर्जी का तो एक्सचेंज कर पा रही है, लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा है। उसकी जो वेपर है वो क्या होगी, ढक्कन के ऊपर ही कंडेंस होगी, वापस से ठंडी होकर के वेसल के अंदर ही कलेक्ट हो जाएगी। तो इवापोरेशन भी होगा, साथ साथ में कंडेंसेशन भी होगा। जो अमाउंट ऑफ वेपर ऊपर गया है उतना का उतना ही सरफेस के साथ कंडेंस होकर के नीचे आ जाएगा। मतलब मैटर का कोई एक्सचेंज नहीं होगा, लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज होगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल लिखना रह गया है, एग्जाम्पल लिख लो आप। तो एग्जाम्पल इधर लिख लेना इसका, टी इन कप जो है ना वो इसका एग्जाम्पल है। साथ साथ में ह्यूमन बॉडी भी इसका एग्जाम्पल है, समझना, ह्यूमन बॉडी भी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, किसका, तो ओपन सिस्टम का। चलिए, तो क्लोज्ड सिस्टम जो है वो यहाँ पर सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज कर पाएगी। द सिस्टम विच कैन exchange only energy with surroundings and not matter is known as क्लोज्ड सिस्टम। जो मैटर को एक्सचेंज ना कर पाए लेकिन एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल है, उसको हम लोग क्लोज्ड सिस्टम बोलते हैं। तो क्लोज्ड सिस्टम का अगर आपको एग्जांपल लेना हो तो टी पॉट लिया जा सकता है। ठीक है, टी को अगर हम टी पॉट में ले लें तो वो क्लोज्ड सिस्टम का एग्जांपल है। तो यहाँ पर एग्जांपल ले लेंगे हम लोग, टी इन टी पॉट्स। चाय को चाय के पॉट में लिया जाए तो वो क्लोज्ड सिस्टम का एग्जांपल है। यहाँ पर आपका एनर्जी का एक्सचेंज तो पॉसिबल है, लेकिन मास का एक्सचेंज जो है वो पॉसिबल नहीं है। जो थर्ड सिस्टम है हमारे पास वो है आइसोलेटेड सिस्टम। समझना बच्चों, आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में। तो आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसी आइडियल सिस्टम है जो सराउंडिंग के साथ ना मैटर को एक्सचेंज करती है और ना ही एनर्जी को। ठीक है, चलिए लिखते हैं डेफिनेशन। थर्ड जो हमारा सिस्टम आएगा वो है आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम में हम लोग क्या लिखेंगे, द सिस्टम विच नाइदर कैन neither
exchange energy nor matter with surroundings is known as isolated system। जो सराउंडिंग के साथ मैटर और एनर्जी दोनों का ही एक्सचेंज नहीं करे उसको हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा टी इन थर्मोस। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा टी इन थर्मोस। अब यहाँ पर कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये एग्जाम्पल तो गलत लग रहा है, क्योंकि नो डाउट थोड़े टाइम तक चाय गर्म रहेगी, लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा, वो चाय धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी। इसका मतलब कि चाय जो थर्मोस में पड़ी है उसने सराउंडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज किया है। यहाँ पर तो लिखा हुआ है ना एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए और ना ही मैटर होना चाहिए, बट यहाँ पर तो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, तो इसका आंसर है सही बात है। यहाँ पर कोई भी सिस्टम जो है वो परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं होती है। यहाँ पर जो टी इन थर्मोस है वो नियरली आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल है। समझना इस बात को, यहाँ पर हम नोट में भी लिख देंगे कि नो सिस्टम, नोट में लिखेंगे यहाँ पर हम कि नो सिस्टम इज परफेक्टली आइसोलेटेड। कोई भी सिस्टम परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं होती है, बट टी इन थर्मोस इज नियरली आइसोलेटेड। टी इन थर्मोस जो है दैट इज नियरली आइसोलेटेड, वो आइसोलेटेड सिस्टम का बहुत क्लोज एग्जाम्पल है, आइडियल एग्जाम्पल है। अब कुछ और टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं। जैसे पहले हमने सिस्टम समझ लिया था, यूनिवर्स का ऐसा पार्ट जहां पर हम ऑब्जर्वेशंस को परफॉर्म करते हैं उसको सिस्टम बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? सिस्टम। तो यूनिवर्स का सिस्टम के जो अलावा का पार्ट है उसको हम लोग सराउंडिंग बोलते हैं। वापस से समझ लेना, यूनिवर्स का सिस्टम का अलावा का जो पार्ट है उसको सराउंडिंग बोला जाता है। जैसे ये हमारी सिस्टम है ना, तो इस यूनिवर्स का, इस सिस्टम के अलावा का जो पार्ट है उसको सराउंडिंग बोलेंगे। तो द पार्ट ऑफ सिस्टम, सराउंडिंग की डेफिनेशन समझते हैं बच्चों, ध्यान से समझना। सराउंडिंग्स, तो सराउंडिंग्स किसको बोलेंगे? तो इसके अंदर हम लिखेंगे कि द पार्ट ऑफ द सिस्टम, द पार्ट ऑफ द सिस्टम excluding, sorry, the part of the universe आएगा, not system, the part of the universe excluding system is known as surroundings। जो यूनिवर्स का सिस्टम के अलावा का पार्ट है उसको हम लोग सराउंडिंग्स बोलते हैं। सिस्टम, यूनिवर्स का सिस्टम के अलावा का जो पार्ट है उसको सराउंडिंग बोला जाता है। जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो है स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट वेरिएबल्स, तो देखो नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये वेरिएबल्स स्टेट के बारे में बताएंगे। मतलब हम लोग यहाँ पर किसी भी सिस्टम के स्टेट, या वो सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैस में है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ऐसी प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम जो सिस्टम का स्टेट डिसाइड करे, स्टेट मतलब वो सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है कि गैस स्टेट में है, उसको डिसाइड करे,
उसको हम लोग स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स जो है ये स्टेट वेरिएबल्स जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि यही से ही हमारी सिस्टम का स्टेट डिसाइड करता है। तो द वेरिएबल्स, या आप इसको क्वांटिटीज भी लिख सकते हो या प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हो। द वेरिएबल्स और द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, properties of the system, the properties of the system which decides the state of the system। ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिस्टम के स्टेट को डिसाइड करते हैं। स्टेट ऑफ द सिस्टम, जो सिस्टम के स्टेट को डिसाइड करते हैं। द प्रॉपर्टीज विच डिसाइड्स द स्टेट ऑफ द सिस्टम आर नोन एज स्टेट वेरिएबल्स। उसको हम लोग स्टेट वेरिएबल्स के नाम से जानते हैं। दे आर नोन एज स्टेट वेरिएबल्स। तो कौन कौन से वेरिएबल्स जो है वो स्टेट वेरिएबल्स में आते हैं? तो याद रखो, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। अब समझो बच्चों, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, गैसेस लिखने की जगह पे हम लोग गैस लिखते हैं। सपोज करो कि मैं एक सिस्टम का स्टेट डिसाइड करता हूँ जिसके अंदर प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1 और टेम्परेचर है T1। ठीक है, तो P1, V1 और T1 इस तरीके का किसी सिस्टम का स्टेट है। ये सिस्टम जो है वो एक नए स्टेट में जाती है जिसके अंदर प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। तो P1, V1, T1 में से P2, V1, T1 में जा रही है। तो अब इस सिस्टम का स्टेट सेम नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। सपोज करो कि यहाँ पर आइस थी, आपने उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाया तो टेम्परेचर चेंज हुआ तो सिस्टम का स्टेट चेंज हो जाएगा, सॉलिड में से लिक्विड। उसी तरीके से वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, प्रेशर उतना का उतना ही रहेगा। तो ये 4 वेरिएबल्स ऐसे हैं जिसको अगर आप फिक्स कर दो तो किसी भी सिस्टम का स्टेट फिक्स हो जाता है। इसीलिए इनको स्टेट वेरिएबल्स के नाम से जाना जाता है, स्टेट वेरिएबल्स। अगर हमें इन चारों की वैल्यू पता है या अगर हम इन चारों की वैल्यू को फिक्स कर दें तो किसी भी सिस्टम का स्टेट, दैट इज़ वो सिस्टम सॉलिड में है, वो सिस्टम लिक्विड में है या वो सिस्टम गैस में है, वो फिक्स हो जाता है। इसीलिए इनको हम स्टेट वेरिएबल्स के नाम से जानते हैं। अगर इसमें से कोई एक या ज़्यादा या सभी चेंज हो जाए तो सिस्टम का स्टेट चेंज हो जाएगा। सॉलिड में है तो लिक्विड में, लिक्विड में तो गैस में, इस तरीके से सिस्टम का स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे वेरिएबल्स को हम लोग बोलते हैं स्टेट फंक्शन। अब हम यहाँ पर 2 टाइप के फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। पहला है स्टेट फंक्शन और दूसरा है पाथ फंक्शन। जब किसी चीज़ के अंदर चेंजेस आते हैं ना, चेंजेस आते हैं तब उसको फंक्शन बोला जाता है। तो यहाँ पर हम लोग स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के बारे में आइडिया लेते हैं कि भैया स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन किसको बोला जाता है। ठीक है, फंक्शन क्या है वो आपको पता है, बराबर। किसी प्रॉपर्टीज़ के अंदर अगर चेंजेस लाने हो या किसी प्रॉपर्टी का कोई पर्टिकुलर चेंज आ रहा हो, बराबर, जैसे x का चेंज जो है वो f(x) नाम के फंक्शन से डिफाइंड होता है ना, उसी तरीके से अगर किसी प्रॉपर्टी के अंदर चेंजेस आ रहे हो तो उसको फंक्शन बोला जाता है। यहाँ पर हमको 2 टाइप के फंक्शन पढ़ने हैं। पहला है स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन, तो स्टेट फंक्शन नाम से ही आपको समझ में आता है कि एक ऐसा फंक्शन है जो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब ये एक ऐसा फंक्शन है
जो सिस्टम के सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिसाइड और डिपेंड करता है, उसको अटेन करने के लिए कौन सा पाथ फॉलो हुआ है उसके ऊपर यहाँ पर किसी भी तरीके का डिपेंडेंसी नहीं है। समझो, यहाँ से पेन को मैं ऊपर उठाता हूँ तो सीधी सी बात है सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। तो इसको चेंज करने के लिए, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी चेंज करने के लिए अलग अलग रास्ते हैं। ऐसे सीधा उठाऊं या इधर से इधर लेके जाऊं, फिर इधर लेके आऊं, फिर इधर लेके आऊं, फिर इधर उठाऊं, ऐसे n नंबर ऑफ पाथ अवेलेबल है। लेकिन जो सिस्टम का एनर्जी है वो इस इनिशियल और इस फाइनल इन दोनों ही स्टेट के ऊपर ही डिसाइड होगा। जैसे यहाँ पर एनर्जी 10 थी, इधर आने के बाद एनर्जी 20 हो गई, तो 20 माइनस 10 नेट इंक्रीज इन द एनर्जी 10 आया। तो ऐसे फंक्शंस जो सिस्टम के सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करे, ना कि द पाथ फॉलोड फॉर अटेनिंग दिस चेंज, इज नोन एज स्टेट फंक्शन। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? दे आर स्टेट फंक्शंस are the functions which depends on initial and final state of the system and not on the path followed to attain these changes is known as state function। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शन। is known as स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम के इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है एंड नॉट ऑन द पाथ फॉलोड फॉर अटेनिंग दिस फॉर अटेनिंग दिस चेंज। तो एग्जाम्पल जो है वो हो जाएगा आपका एंथैल्पी H, इंटरनल एनर्जी E गिव्स फ्री एनर्जी G, उसके बाद है एंट्रोपी S। ये सब के सब स्टेट फंक्शंस हैं। H का मतलब, इन टर्म्स के बारे में अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा हो तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, चैप्टर आगे चलेगा ऐसे हम इनको समझेंगे। ये एंथैल्पी है, ये इंटरनल एनर्जी है, G जो है वो आपका गिब्स फ्री एनर्जी है, और S जो है वो आपका एंट्रोपी है, एंट्रोपी। ठीक है, अब समझो ये सब के सब ऐसे फंक्शंस है, जैसे मैं इंटरनल एनर्जी का एग्जांपल लेता हूँ, बराबर। इस सिस्टम के पास जो डिफरेंट टाइप के एनर्जीज हैं, डिफरेंट टाइप के एनर्जीज का मतलब कुछ एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में है, कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में है, कुछ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है। उन सब का सम कर लो तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बनता है। इस सिस्टम को भूल जाओ, चलो मेरी खुद की सिस्टम को समझ लो। मेरे बॉडी में भी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना, जिसको मैं अपना इंटरनल एनर्जी बोल देता हूँ। अब वो इंटरनल एनर्जी घी खा के आया है, रोटी खा के आया है, पकौड़ी खा के आया है, चीज़ बर्गर खा के आया है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। हमें तो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम के टोटल एनर्जी से लेना देना है। तो कहने का मतलब दिस इंटरनल एनर्जी इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द पाथ फॉलोड फॉर अटेनिंग दिस चेंज।
दिस ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट। ऐसे फंक्शंस को हम लोग स्टेट फंक्शन बोलते हैं। हम लोग एग्जामिनेशन का सिर्फ, और दूसरा एग्जांपल देता हूँ, एग्जामिनेशन का सिर्फ और सिर्फ बच्चे का रिजल्ट देखते हैं। उस रिजल्ट को पाने के लिए बच्चे ने 10 घंटा मेहनत करी है, लिख के पढ़ा है, ओरली लर्न किया है, किसी में से चीटिंग करके लिखा है, उससे हमारा कोई ज़्यादा कंसर्न नहीं होता है। तो समझ में आया? ऐसे फंक्शंस जो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल कंडीशंस के ऊपर ही डिपेंड करते हैं and not on the path followed for attaining this change are known as state functions। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? state functions। अब दूसरा जो है वो इसका उल्टा हो जाएगा, path function। तो path function आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। path functions, they are the functions which depends upon the functions which depends upon the path followed for attaining the change, attaining the change is known as पाथ फंक्शन। याद रखो, दो पाथ फंक्शंस आपको हमेशा समझना है। पहला है वर्क, दैट इज W, और दूसरा है हीट। ये एनर्जी नहीं है, हाँ, ये है हीट। दो सब्सटेंसेस के बीच में अगर एनर्जी का डिफरेंस हो तो हीट का फ्लो ज़्यादा एनर्जी वाले सब्सटेंस से कम एनर्जी वाले सब्सटेंस की तरफ बढ़ता है। तो कहने का मतलब एनर्जी और हीट के बीच में डिफरेंस है, दे आर नॉट सिमिलर। याद रखो बच्चों, वर्क और हीट ये दोनों ही पाथ फंक्शंस हैं, ये दोनों पाथ फंक्शंस हैं। चलो एक क्लासिकल एग्जांपल देता हूँ। आप लोग अपने घर से स्कूल या कोचिंग की तरफ जाते हो, तो अगर आप अलग अलग पाथवेज फॉलो करो तो आपकी बॉडी को अलग अलग वर्क करना पड़ेगा ना। सबसे शॉर्ट डिस्टेंस वाला पाथ फॉलो करो तो लीस्ट वर्क करना पड़ेगा, लॉन्गेस्ट रूट सिलेक्ट करो तो मैक्सिमम वर्क करना पड़ेगा। उसी तरीके से आपके बॉडी का हीट एनर्जी भी अलग अलग होगा। लॉन्गेस्ट पाथ फॉलो किया है तो आपके सिस्टम का हीट ज़्यादा होगा, अगर शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो किया है तो सिस्टम हीट रिलीज कम करेगी। तो कहने का मतलब वर्क और हीट आपके सिलेबस के अंदर दो ऐसे फंक्शंस हैं जो पाथ फंक्शंस हैं, जो सिस्टम के पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसका और ज़्यादा क्लियर आइडिया देने के लिए मैं आप लोगों को एक डायग्राम दिखाता हूँ। ये आपका प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम है। सपोज मैं यहाँ पर T1 से किसी दूसरे स्टेट T2 की तरफ जा रहा हूँ, तो इस पाथ को मुझे अटेन करना हो तो मेरे पास अलग अलग रास्ते हैं। पहला तो रास्ता ये है, दूसरा रास्ता ये है, तीसरा रास्ता ये है। तो अगर ये जो टेम्परेचर है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता हो तो वो स्टेट फंक्शन है। और अगर कोई दूसरी, ऑब्वियसली टेम्परेचर स्टेट फंक्शन है, अगर कोई दूसरी क्वांटिटी ऐसी मिले जो इस पाथ के ऊपर भी डिपेंडेंट हो तो ऐसी क्वांटिटी को हम पाथ फंक्शन बोलते हैं। तो ये स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन का एकदम क्लियर एंड कट आपको एग्जाम्पल मैंने दे दिया। कुछ और भी हमारे पास टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर कर रहे हैं। तब तक नोट डाउन कर लो। थैंक यू।